भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये दिन सर एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में मनाया जाता है। सर एमवी के नाम से जाने जाने वाले सर एम विश्वेश्वरैया विख्यात इंजीनियर और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। आज 21वीं सदी में भारत ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी विकास भी हुआ है। आज इसी विषय पर दोस्तों हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राजीव शोरे। नमस्कार। नमस्कार। और उनके साथ मेरे साथ आज यहाँ मौजूद है आईआईटी दिल्ली से एक और प्रोफेसर जो है सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से, और उसके साथ ही वो एक लेखक भी है, प्रोफेसर सुप्रतीक गुप्ता। नमस्कार प्रोफेसर गुप्ता। जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सो जेंटलमैन, जैसे कि आज हमने बताया कि नेशनल इंजीनियर्स डे आ रहा है एंड इसको हम सर एमवी की स्मृति में मनाते हैं। अ पर्सन हु वाज वेरी वेरी रिनाउंड फॉर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस जो उन्होंने दिए हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो आज इस बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैं इसी सवाल के साथ करना चाहूँगी कि सर एमवी की छवि के बारे में और उनके बारे में अगर आज हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता सकें कि क्यों उनका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान इतने वर्षों तक आज भी इतनी अहम भूमिका निभाता है। मैं आपसे शुरू करूँगी प्रोफेसर शोरे सबसे पहले। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया इंडिया के बहुत ही एमिनेंट और रेनाउंड इंजीनियर थे। उनका जो योगदान रह चुका है आर्किटेक्चर में, फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इंडिया के आर्किटेक्चर में कि उनको 1955 में भारत सरकार ने भारत रत्न उनको भारत रत्न ऑनर किया। तो अगर आप देखिए उनका कंट्रीब्यूशन प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया का, तो बहुत डाइवर्स इंजीनियर थे। चाहे वो डैम्स हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, उनका बहुत अहम योगदान था। तो अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमारा सब बहुत साउथ में मैसूर के पास कृष्णा राजा सागर डैम है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा डैम है। जो भी जाते हैं मैसूर वहाँ ज़रूर जाते हैं देखने डैम को। अब देखिए, आप गो बैक इन टाइम, हम लोग बात कर रहे हैं 1940-50 के टाइम फ्रेम की। उस समय में इतना कॉम्प्लेक्स और बड़ा डैम बनाना आसान काम नहीं था, बिकॉज हिंदुस्तान की आज़ादी हमें मिली है 47 में। उसके बाद कंट्री तो हर एरिया में तरक्की कर रही थी, बट वो समय ऐसा था कि हर तरफ डेवलपमेंट तो काफ़ी था, बट देयर वाज आल्सो नीड ऑफ, कहते हैं ना, थॉट लीडर्स इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, साइंस में। तो विश्वेश्वरैया जी, अब ऐसा उनका योगदान था कि वो हाउस होल्ड नेम बन गए थे। हर इंडियन उनको जानता है कि इंजीनियरिंग में ही वाज कोट एंड कोट गॉड फादर ऑफ इंजीनियरिंग। तो आई थिंक आज का जो आपने जो बोला इंजीनियरिंग, नेशनल इंजीनियरिंग डे, मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि उनकी जो आज हम याद कर रहे हैं प्रोफेसर विश्वेश्वरैया को, तो इतना अप्रोप्रिएट है उनके मेमोरी, उतना अप्रोप्रिएट है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करना। जो आजकल के युवा जो हैं, आजकल के यूथ हैं, को बहुत ज़रूरी है जानना कि उस ज़माने में लोग ऐसे भी थे जिनका कंट्रीब्यूशन सेमाइनल कंट्रीब्यूशन था। प्रोफेसर शोरे, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने एक ऐसी सोच को विकसित किया जिसके ऊपर पिछले कितने वर्षों से हमारे देश के इंजीनियर्स खास तौर से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स की बदौलत आज इतने आगे हमारा देश बढ़ता जा रहा है, एंड दैट्स थैंक्स टू सर एमवी, जिनसे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। तो अगर मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊं और आपसे ये भी पूछूं कि डिजिटल और टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया में पिछले 5 से 10 वर्षों के अंदर देश में कितना विकास देखा है थैंक्स टू इंजीनियर्स, और इसमें इंजीनियरिंग का कितना अहम योगदान रहा है, तो वो क्या होगा? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और ये सवाल अब आप अगर जाइए 10 साल पहले या 15 साल पहले, जब सेलफोन इंडिया में आए थे, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं। देखिए, ये रेवोल्यूशन है टेलीकॉम का। हम कहते हैं इसको टेलीकॉम रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में इतने एडवांसेस हुए हैं, इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो। अब ये जो इंजीनियरिंग है, हम जो कहते हैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और वाइड सब्जेक्ट है। इसमें कई
कैटेगरीज हैं। सबसे बड़ा योगदान आपका हुआ है सॉफ्टवेयर का, तो हम उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर ये लोग जो लोग बनाते हैं, सेट्स बनाते हैं, मोबाइल सेट्स या हार्डवेयर बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं हार्डवेयर इंजीनियर्स। फिर लोग होते हैं जो पूरा नेटवर्क करते हैं, सारा प्रोटोकॉल स्टैक होता है, आपके अनेकों प्रोटोकॉल होते चलाते हैं इस नेटवर्क को, वो नेटवर्क इंजीनियर्स हो गए। तो ये इतना ज़्यादा योगदान है इंजीनियरिंग का कि ये सारे इंजीनियरिंग जो कैटेगरीज हैं ये सब साथ मिल जाती हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा, और मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। ये वही इंडिया है जो पहले शुरुआत करी थी हमने सन 1980 में या 85 में, 1890s। आज वही इंडिया है जो वर्ल्ड कहता है कि इंडिया जैसा कोई देश नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो हम आज की तारीख में नंबर 1 हैं दुनिया में, एक्सपर्टीज, टैलेंट, क्वालिफिकेशंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आई थिंक ये टेलीकॉम इंजीनियरिंग का जो योगदान है बहुत 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 बड़ा योगदान है। और अगेन मैं वापस जाना चाहता हूँ, थैंक्स टू द फंडामेंटल्स और फाउंडेशंस लेड बाय प्रोफेसर सर एम विश्वेश्वरैया, जो आज हम इस लेवल पे पहुंचे। ऑफ कोर्स यस। हम बात करते हैं जैसे डिजिटल या टेलीकम्युनिकेशन की, तो हमने एक चीज़ और भी देखी है कि किस तरह से कंप्यूटर्स आज कितने एडवांस्ड हो चुके हैं। पहले एक डेस्कटॉप था, उसके बाद आए लैपटॉप्स, और आज हम देखते हैं कि मैकबुक्स एंड एयरबुक्स तक आ गई हैं। इतनी एडवांस जा चुकी है इंजीनियरिंग अपने क्षेत्र के अंदर कि वी हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सेस टुडे। इसके साथ में अगर आपके पास आऊँगा प्रोफेसर गुप्ता और बात करूँ, हम बढ़ते हैं टेलीकम्युनिकेशन से आगे और थोड़ा ट्रांसपोर्ट की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज ट्रांसपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा विकास और डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो रेल्स हो, चाहे मेट्रो लाइंस हो। मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर, इस क्षेत्र में थोड़ी सी रोशनी डालें और बताएं कि इसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र का और ख़ासतौर से इंजीनियर्स का क्या योगदान रहा है। मैडम, इस इंडस्ट्री, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को चेंज करता है। पहले हम सोचते थे 6 लेन रोड नहीं बन सकता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सच नहीं है। हम लोग का सोच बदला जब अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों को इंडिया का रोड बनाने का परिकल्पना किया, एंड फ्रॉम दैट डे इंडिया हैज़ नॉट स्टॉप्ड। इंडिया आगे बढ़ते गया, ऑल ओवर कंट्री में रेल रोड का प्रचार बढ़ते गया। टेक्नोलॉजी बाहर का था, बट हम लोग का भी उसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में बहुत योगदान किया, उसमें हम लोग मेहनत किया। हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट तक रेलवे रोडवे लेके जा रहे थे, जो हम लोग पहले सोच भी नहीं रहे थे। अभी हम लोग गांव-गांव में, आपको अगर कोई भी टेक्नोलॉजी पहुंचाना है, अगर वहाँ रोड और रेल नहीं पहुंचेगा तो क्या कर सकते हैं। सही बात है। बट सेम थिंग अभी हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, हमको बॉर्डर्स में भी रोड बनाना पड़ता है, हर जगह में रोड्स बनाना पड़ता है। रोड जब नहीं बनेगा वहाँ आदमी जाएगा क्यों, टूरिज्म भी बढ़ेगा क्यों। इस टेक्नोलॉजी में उसका हम लोग को अर्थक्वेक का डिज़ाइन करना पड़ता है, कंक्रीट का टेक्नोलॉजी करना पड़ता है। सो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मैं इसमें से एक बात ज़रूर उठाऊंगी, आपने जैसे बोला रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम ये देखते हैं कि अब जो मध्यम आकार के शहर भी हैं, जैसे हम सिर्फ अब अर्बन सिटीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात कर रही हूँ, वहाँ पे भी आज इतनी तेज़ी से विकास हो चुका है और ये स्टेट्स या ये सिटीज़ भी आज इतना डेवलप हो चुकी हैं कि यहाँ पे रोड्स की फैसिलिटी है। अब वो ज़माना गया जब छोटे छोटे गांव होते थे और मिट्टी की सड़कें होती थी। हम अब बात कर रहे हैं कि मेट्रो लाइंस तक पहुँचने लगी हैं। टियर 2 सिटीज़ के अंदर अब मेट्रोज का भी डेवलपमेंट है। प्रोफेसर शोरे, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको लगता है कि मेट्रो का डेवलपमेंट जिस स्तर से और जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें भी इंजीनियरिंग का बहुत अहम योगदान रहा है? थैंक यू। आपने मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछा, जो मैं सालों से अपने कोलीग्स को और मित्रों को बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, दिल्ली मेट्रो का सबसे फेवरेट एग्जांपल मेरा है दिल्ली मेट्रो। हालांकि मेट्रो तो हर जगह है इंडिया में और अब्रॉड में, आपको तो पता ही है। यूरोप में, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो अदर सिटीज़ हो, या यूरोप हो या जापान हो, मेट्रोस बहुत रैपिड प्रोग्रेस हुआ है। दिल्ली की मेट्रो आप देखिए, जब ये मेट्रो शुरू हुई तो जो एक इंसान, अब वो हम बात कर रहे थे श्री विश्वेश्वरैया की, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि किसका सबसे बड़ा योगदान था दिल्ली मेट्रो। सबसे बड़ी मेट्रो इंडिया में दिल्ली मेट्रो, योगदान था
डॉक्टर श्रीधरन का। Yes. श्रीधरन वो कहते हैं वो सिंगल The man with the ब्रेन, vision, हाँ। पर्सन विद ग्रेट विजन, जिनका जो आज जाके दिल्ली मेट्रो दुनिया में लोग कहते हैं सबसे बड़ी और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेट्रो, तो 100% इंजीनियरिंग का योगदान है। आप अगर दिल्ली मेट्रो देखें, एंड टू एंड देखें, आप हर जगह इंजीनियरिंग है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कंस्ट्रक्शन, आप दिल्ली मेट्रो देखिए शुरू होती है कंस्ट्रक्शन से, राइट? तो वो कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग डॉक्टर साहब का एरिया। फिर I वो was part of all the bridge designs in Delhi. वाओ, I'll come to you with this question। मैं आऊंगी आपके पास प्रोफेसर शूर्य, अगर पहले आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी। फिर आप इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, आप सारा इलेक्ट्रिफिकेशन दिल्ली मेट्रो का, वो जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए सबसे ज्यादा स्टेशन दिल्ली मेट्रो के, कॉम्प्लेक्सिटी देखिए। आपको ये शायद पता होगा कि कई स्टेशन इतनी हाइट पे हैं जो है नहीं बाकी जगह दुनिया में, और कई स्टेशन इतने नीचे हैं अंडरग्राउंड के, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो हाइट, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे वो अबव द ग्राउंड हो, सब रिकॉर्ड है अपने लेवल का। तो ये सब इंजीनियरिंग है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, आज आप देखिए दिल्ली मेट्रो रन कैसे कर रही है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सारे इंजीनियरिंग का योगदान है। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे अहम जो प्रोजेक्ट है जिसकी आज दुनिया में लोग बात कर रहे हैं, वो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोलूँगा, वो दिल्ली मेट्रो है। यस, आप दिल्ली मेट्रो कहते हो। हाउ अबाउट वी एक्सपैंड दिस विजन थोड़ा सा और? मैं आपके पास आती हूँ प्रोफेसर गुप्ता, एंड वी लुक एट पैन इंडिया। अर्बन सिटीज़ के अंदर, टियर 1 सिटीज़ या 8 टियर सिटीज़ के अंदर तो हम देखते ही हैं कि मेट्रो डेवलपमेंट हो ही चुका है। लेकिन जब आप टियर 2 में जाते हो या आप टियर 3 में जाते हो, तो वहाँ पे भी अब ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पर मेट्रो का डेवलपमेंट होगा। उसके बारे में आप क्या इसके ऊपर लाइट डालना चाहेंगे? बिकॉज आपने कहा कि आप खुद भी बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। यहाँ सबको समझ में आ गया, जब दिल्ली मेट्रो का अगर कॉपी किया जा सकता है, ऐसे सिस्टम अगर नहीं भी किया जा सकता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं कर सकते। ओनली बस से यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट पीपल टू सच ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो वहाँ पे वी रिक्वायर दिस टेक्नोलॉजी। हम गुवाहाटी में भी जाइए, पटना में भी जाइए, सब जगह दिल्ली में मेट्रो का अभी मॉडल फॉलो करके वी आर क्रिएटिंग द मॉडल्स। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसके साथ ऑब्वियसली ट्रांस-सिटी ट्रेन्स आर ऑल्सो कमिंग, रोड डेवलपमेंट इज ऑल्सो कमिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्लाईओवर भी बन रहा है, हर शहर में मेट्रो सिटी का बगल से फ्लाईओवर भी बन रहा है। यस, मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी भी आके प्रोफेसर ज़रूर, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम ये पूरी बातचीत जारी रखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बातचीत कर रहे हैं नेशनल इंजीनियर्स डे को दिमाग में रखते हुए कि किस प्रकार से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और ख़ास तौर से अगर हम पिछले 5 से 10 वर्षों में देखें, तो इंजीनियरिंग का देश को और आगे बढ़ाने में क्या योगदान रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से देश में मेट्रो का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसी बातचीत को अब मैं जारी रखते हुए यहाँ पर प्रोफेसर गुप्ता से ही बात शुरू करूँगी। आप बता रहे थे कि किस तरह से मेट्रो के ही कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में आप बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं आज तक। यहाँ से मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछूंगी, क्योंकि आप बात कर रहे थे ब्रिजेस की, अंडर पासिस की हम बात करते हैं। मेट्रो के नीचे भी हम देखते हैं अब अंडर पासिस हैं, अंडरग्राउंड मेट्रोज भी चल रही हैं। उसके साथ साथ रेलवेज़ में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि अब
अंडरपासेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर हम 10 साल पहले देखते या सोचते तो शायद किसी ने सोचा नहीं था कि होगा, लेकिन अब हो रहा है। इसमें इंजीनियरिंग का कितना अहम योगदान रहा है प्रोफेसर गुप्ता? मतलब ये इंजीनियरिंग का जो डिज़ाइन है जी। वेरी कॉम्प्लेक्स है। पहले तो मिट्टी है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल। उसका बाद अर्थक्वेक आता है, हमको अर्थक्वेक का भी ठिकाना लगाना पड़ता है। कंक्रीट का मटेरियल है, वो भी स्ट्रांग होना पड़ता है। सो जो डिज़ाइन होता है ब्रिज का और उसका वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, एंड वो हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिया ने प्रूव कर दिया दैट वी ऑल्सो कैन डेवलप द बेस्ट डिज़ाइंस कॉम्पिटिंग टू द वर्ल्ड। एंड ये हमारा अभी का जो इंजीनियर्स है, वी आर केपेबल। एंड अभी पाइल फाउंडेशन भी बहुत कॉमन है, एंड हम लोग प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, व्हेन स्पेसिफिकली दिल्ली मेट्रो व्हेन इट वाज बिल्ट, इट लेड डाउन द स्टैंडर्ड्स व्हिच इज नाउ होल कंट्री इज फॉलोइंग। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आज देश के अंदर हम बहुत सारी ऐसी इमारतें देख रहे हैं जो स्काई हाई होती हैं, अगर बोलूँ तो लाइक लिटरली गगनचुंबी इमारतें जो हम देखते हैं, एंड उनकी बनावट भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है बिकॉज ऑफ कोर्स दे गॉट टू विथस्टैंड देमसेल्व्स। इसके अंदर पूरी तरह से इंजीनियरिंग का ही रोल प्ले आता है। चाहे हम 8 ईयर सिटीज़ में देखें, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा, यहाँ पर तो आप देखते देखते टीयर 2 सिटीज़ में भी आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है कि अब मॉल्स डेवलप होने लगे हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स बनने लगी हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। प्रोफेसर शौर्य, मैं आपसे पूछूंगी कि ये पूरा जो विकास हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, बड़ी बड़ी इमारतें बनना और उनका टिके रहना, क्योंकि वो इतनी मजबूत होती हैं और सालों तक हज़ारों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करती हैं, इसमें इंजीनियरिंग का कैसा योगदान रहा है पिछले 5 वर्षों के अंदर? हाँ बिल्कुल, इसमें इंजीनियरिंग का बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम आजकल एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंजीनियरिंग साइंसेज में, स्मार्ट बिल्डिंग्स। आपको तो पता ही होगा, पूरी सिटी स्मार्ट सिटी हो रही हैं। हिंदुस्तान में काफ़ी सिटीज़ हो गई, 100+ सिटीज़ हो गई हैं जो डिक्लेयर कर दी हैं स्मार्ट सिटीज़। अगर आप स्मार्ट सिटी को डाइसेक्ट करें, उसमें अगर आप डीपर जाएं, तो स्मार्ट कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट बिल्डिंग्स, आपने जो बताया बिल्डिंग, जो स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, किसका योगदान है? सारे इंजीनियरिंग का योगदान है। अब कौन से इंजीनियरिंग? एक तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हो गई आपकी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया आपकी, सारे जो कंपोनेंट्स आप डिप्लॉय करते हैं बिल्डिंग में, सारा बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया पहले, सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। एक स्मार्ट बिल्डिंग देखिए, वो इतनी ज़्यादा, हम उसका एक और नाम है इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स। और वो इसलिए बिकॉज इंजीनियर ने क्या किया है, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने और बाकी सारे इंजीनियरिंग क्षेत्र मिलके हमने क्या किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT सब डिप्लॉय कर रहे हैं स्मार्ट बिल्डिंग में। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब ये होता है कि हम तरीके से बिल्कुल पूरी बिल्डिंग में हम सेंसर्स लगाएंगे, एक्चुएटर्स लगाएंगे, उनको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और वो जगह जगह लगाएंगे, चाहे वो दीवारों के अंदर हो, चाहे वो आपके स्ट्रक्चर्स में हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में हो। वो मॉनिटर और मीटर करेगा, वो हर चीज़ को मॉनिटर करेगा, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, डॉक्टर साहब ने बताया अर्थक्वेक। तो अगर आप 24/7 वाइब्रेशन मॉनिटर करेंगे तो आपको काफ़ी डेटा आपके पास होगा। तो वो होता क्या है कि अब ये सारा डेटा आपके पास है, अब आप वो डेटा एनालाइज करेंगे थैंक्स टू बिग डेटा एनालिटिक्स। तो ये किसका क्षेत्र है? ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो यहाँ सारा फिर इंजीनियरिंग आ गई। अब उसको आप एनालाइज करेंगे, तो अगर आपका आ गया फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो इतना ज़्यादा कोलैबोरेशन आजकल हो रहा है अक्रॉस इंजीनियरिंग सेक्टर्स। ये कोलैबोरेशन ही रिजल्ट कर रहा है स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट हॉस्पिटल्स और स्मार्ट होम्स और ऑफिसेस। तो बहुत ज़्यादा योगदान है इंजीनियरिंग का, मगर एक इंजीनियरिंग सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर्स मिलके उनका योगदान है, सब मिलके साथ एक साथ आते हैं, करेक्ट, टू डेवलप इट। लेकिन यहाँ से फिर एक बात बहुत अच्छी उठती है कि जब इतना ज़्यादा विकास हो रहा है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डिफरेंट सेगमेंट्स जिसकी हमने बातचीत करी, जैसे हम रेल की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, यहाँ सब में, तो इसका एक बहुत अहम प्रभाव तो आम इंसान की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। इससे लाइफस्टाइल चेंज तो होता ही है, लेकिन प्रभाव इसका बहुत पड़ता है। थोड़ा बहुत तो हम समझते ही हैं कि किस तरह से चेंजेस आते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मैं चाहूँगी कि प्रोफेसर गुप्ता आप इस बात पे रोशनी डालें कि किस तरह से ये जो इतना विकास हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में इंजीनियरिंग की बदौलत, उसका इम्पैक्ट या उसका प्रभाव आम इंसान की ज़िंदगी पर किस प्रकार से पड़ता है। सर, जब ट्रैवल करना आसान हो जाता है, जहाँ पे हम लोग मोबाइल से इंटरनेशनल डेटा मिल सकता है, क्लाइमेट कंडीशन का डेटा मिल जाता है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक
अप्रोच चेंज हो जाता है। हम लोग घर में बैठ के जो काम कर सकते हैं आज, वो पहले कर नहीं सकते थे। करेक्ट। अभी ये लॉकडाउन में भी हम लोग देखे हैं जे वर्क फ्रॉम होम बिकेम ए पॉपुलर कल्चर। तो हम जो पहले सोच भी नहीं सकते थे, ये कम्युनिकेशन ने हम लोगों को दुनिया को बदल के छोड़ दिया। इसके साथ सहायता दिया हमारा रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस। पहले मीटर गेज था, उसका बाद ब्रॉड गेज हुआ। नाउ सुपर फास्ट ट्रेन्स आर कमिंग, पीपल आर टॉकिंग ऑफ मोर प्रोफेशनल ट्रेन्स। प्राइवेटाइजेशन का बात कर रहा है। फ्लाइट तो आप देखे हैं जो मल्टीपल एयरलाइंस आर देयर, ट्रैवल हैज बिकम सो चीप एंड सो नाइस। आई थिंक मोर पीपल आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। गाँव में भी देखेंगे पीपल आर, अब फ्यूचर में देखेंगे पीपल विल बिकम एग्रीकल्चरिस्ट इन द सिटीज। I would like my students to become experts in agriculture than anything else, because next generation the money will roll from there, yes, because we also need protection of our food grains. करेक्ट, ट्रू। एंड एग्रीकल्चर इज द सबसे बड़ा, मतलब अगर हम देखें वो Sector. सबसे बड़ा सेक्टर है सबसे जहाँ से सबसे ज्यादा Highest इकोनॉमी चलती employment. है। सबसे बड़ा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट। First is agriculture, next is entertainment industry. एंड उसके अंदर भी आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग का योगदान बढ़ना हर शुरू हो जगह जाए। में। राइट, यस। तो यहाँ से मैं बस यही पूछूंगी कि इंजीनियरिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से शहरों की जो सीवर अवस्था भी है एंड ड्रेनेज सिस्टम्स वगैरह भी जो हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, या ये मैं ऐसे कहूँ तो लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। वहाँ पर मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सके, चाहे आप प्रोफेसर गुप्ता या फिर अगर आप करना चाहते प्रोफेसर शौर्य, कि कैसे अगर हम 10 साल पहले देखते कि किस तरह से इस देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो ड्रेनेज और सुएज लाइंस और सिस्टम्स थे वो कितने ज़्यादा पिछड़े हुए थे, और आज अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट और डेवलपमेंट हो गया है कि इतना अच्छा अब एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है कि लोगों के लाइफस्टाइल बेहतर हो रहे हैं। तो कितना आप चेंज देखते हैं और कितना इसमें इंजीनियरिंग का योगदान आता है? हमने ये देखा है कि स्मार्ट सिटीज़ जो आजकल हैं, ये जो स्मार्ट सिटी का अम्ब्रेला है, तो उसमें जो आपने बताया एग्जाम्पल जो आपने दिए ड्रेनेज सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, वो भी स्मार्ट हो रहे हैं। उसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सब कनेक्टेड है। अब पूरी कंट्री कनेक्टेड है, पूरा शहर कनेक्टेड है। पहले डिसकनेक्टेड सिस्टम बहुत थे, एक काउंटी दूसरे काउंटी से या एक कॉलोनी दूसरे काउंटी से कनेक्टेड शायद नहीं थी। तो अब देखिए सारा एक तो सिस्टम सारे कनेक्टेड हो रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी है। अब दूसरा टेक्नोलॉजी का बहुत इसमें योगदान है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आपको याद होगा बताया था मैंने सेंसर्स एक्चुएटर्स का रोल। अब जब सब जगह आप जब सेंस कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो काम करते हैं पाइप्स और कोटिंग्स में। अब वो मुझे बताते हैं कि सारे जो पाइप्स आपके पाइप्स आपकी सिटीज़ में होते हैं, चाहे वो ऑयल पाइप्स हो, चाहे वो वाटर पाइप्स हो, कोई भी पाइप्स हो, वो सब पाइप्स का हेल्थ आपको मॉनिटर करनी पड़ती है। उनका भी एक हेल्थ इंजन, देयर इज अ सेपरेट इंजीनियरिंग फॉर दैट। वो कैसे होती है? आप जगह जगह सेंसर लगाते हैं, एक्चुएटर लगाते हैं, वो देखते हैं मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, लीकेज कहाँ है। आजकल हम लीकेज मैनुअली नहीं, बहुत मुश्किल है पता लगाना, बिकॉज फिजिबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं सिस्टम्स, या चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये बताते हैं आपको लीकेज कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। कहाँ हो रहा है तो आसान है, क्यों हो रहा है उसका रूट कॉज क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दौरान आपको आंसर्स मिल जाते हैं रियल टाइम। या फिर ये कहें कि इंजीनियरिंग की बदौलत, चाहे आप उसको इंटरनेट के जरिए एक्सेस करें, चाहे वो आप किसी इंजीनियर के जरिए एक्सेस करें, इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसमें पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ही इन्वॉल्व होती है, जो आपको इन चीज़ों को जानने की सुविधा प्रदान करती है। डू यू वांट टू ऐड समथिंग इस बात पे? 2003 में आई केम टू इंडिया। जी। तब से मैं देखा दिल्ली में जब भी बारिश होता है, बॉम्बे में भी देखिए, सब जगह देखिए, बारिश होने से पानी भर जाता था। बट आई हैव सीन उसके बाद रोड बनना शुरू किया, वेल प्लान्ड हो गया। अभी दिल्ली में पानी बहुत कम जमता है, बट ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप रोड कंपैरिजन, रेल कंपैरिजन से पॉइंट सिस्टम में कंपेरेंगे, हम 2 से 5 तक तो ज़रूर आया, पर रोड में हम ऑलमोस्ट 8-9 तक पहुँच गया। वी हैव लॉट टू डू इन सिटी प्लानिंग एंड सीवेज सिस्टम। हम लोगों को इस पे बहुत काम करना है, बिकॉज नहीं तो फ्लड में ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स आने वाला है, बीमारी फैल सकता है। आई हैव बीन टू देहरादून एंड अदर प्लेसेस। द ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क इज नेसेसरी, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। हम समझते नहीं, बिकॉज वो डायरेक्ट दिखता नहीं है वो इन्वेस्टमेंट,
We have a lot of work left to do in वाई this इज field. इट कि इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज जैसे आपने बोला कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप 5 तक कहेंगे कि हम देखते हैं कि थोड़ा मतलब विकास हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 10 तक पहुंचने में काफ़ी समय है। तो ऐसा क्या आप देखते हैं कि क्यों इस क्षेत्र को इतना ज़्यादा अब भी समय लग रहा है कि पूरी तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आ जाए? क्यों हमारे आज भी ड्रेनेज सिस्टम्स या स्वीट सिस्टम्स सर, 8 या हम- 9 पर नहीं पहुंचे ऑन अ स्केल ऑफ 10? हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, उसका अहमियत नहीं समझते हैं। हम उसको सोचते हैं दैट इज नॉट कंप्यूटर साइंस, दैट इज नॉट ग्लैमरस, वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू गो इनटू दोज फील्ड्स। सो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट। वी हैव टू इन्वेस्ट मोर, वी हैव टू पुट आवर बेस्ट इंजीनियर्स इनटू दोज फील्ड्स। सिटी प्लानिंग के लिए वी हैव टू पुट बेस्ट इंजीनियर्स। आई स्टिल रिमेंबर इन जापान एवरी बेंड ऑफ रिवर इज स्टडीड, everything is studied, and बट उसमें उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारा इंडिया में क्या है, हम लोग IIT में वी हैव टू पब्लिश आवर पेपर्स इन द बेस्ट ऑफ जर्नल्स। जब हम छोटा चीज़ लेके काम करते हैं उसका पब्लिकेशन नहीं होता है, बट वहाँ पे हम लोग कंट्री को बोलना है नो, इवन इफ ए प्रोफेसर वर्क्स इन ए स्मॉल प्रॉब्लम ही विल बी अप्रिशिएटेड। यस, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, पब्लिश नहीं हो सकता है, बट छोटा प्रॉब्लम का सॉल्व कौन करेगा? करेक्ट, सही। सो आई थिंक हम लोग को सोच बदलना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज छोटा प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा बड़ा प्रोफेसर काम नहीं करेगा, छोटा प्रॉब्लम नहीं है तो कौन काम करेगा? बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज वेल नोन, काम करना बाकी है। यस, एंड इन सब में इंजीनियरिंग का ही सबसे मेजर रोल प्ले होता है पूरी तरह से। जितना रोड में पैसा गया ना पूरा इंडिया में, उतना स्वेज में जाना है, नहीं तो बीमारी फैलेगा। करेक्ट। देखिए, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने इनफैक्ट बोला। मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी प्रोफेसर शौर्य। आई विल कम बैक विद दिस डिस्कशन जेंटलमैन इनफैक्ट, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा बिकॉज वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे मगर ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इंजीनियरिंग ने बहुत अहम योगदान निभाया है अलग अलग क्षेत्रों में। एक क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे थे वो है द सुएज सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम इन द कंट्री, और उसके ऊपर हमने देखा कि किस प्रकार से अभी भी जो विकास हुआ है उसमें काफ़ी अभी भी ऐसी स्पेस बची है जहां पर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग का और बेहतर रूप से यूटिलाइजेशन होने का स्कोप है। इसी के ऊपर मैं प्रोफेसर शौर्य के पास आऊंगी बिकॉज ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर शौर्य आप कुछ बोल रहे थे कि किस तरह से आप सोचते हैं कहाँ कहाँ पर अभी भी इस क्षेत्र में एडवांसमेंट्स, चेंजेस और डेवलपमेंट्स नीडेड हैं। आप प्लीज़ अपनी बात पूरी कर लें अब। हाँ, थैंक यू मिस साक्षी। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की आत्मनिर्भर भारत स्कीम है जो शुरू हुई थी कई सालों पहले, उसमें इंजीनियरिंग और साइंस का बहुत बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण योगदान है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो पिलर्स हैं, फाउंडेशंस हैं, उसके फंडामेंटल्स हैं, वो साइंस और इंजीनियरिंग के हैं। बाकी भी बहुत ज़रूरी हैं, बट आत्मनिर्भर भारत के लिए इंजीनियरिंग का फाउंडेशन और साइंस का फाउंडेशन है, मगर उसको बहुत अग्रेसिवली अब आगे ले जाना पड़ेगा। और ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए, कई प्रॉब्लम, कई चैलेंजेस होती हैं, जैसे आपने बताया, सीवेज आपने एग्जाम्पल दिया, ये कभी इनका समस्या, फुल समस्या कभी नहीं होती। ऐसा हम नहीं कभी देखते साइंस में, टेक्नोलॉजी में कि प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। रीज़न ये है कि अगर आप हमारे शहर देखिए, टियर 1 शहर देखिए, बड़े शहर, आप पॉपुलेशन देखिए, आप आज कुछ भी करेंगे कल वो ऑब्सोलीट हो जाएगा बिकॉज आबादी तो बढ़ी जा रही है।
Tier 2 Tier 3 से लोग आए जा रहे हैं दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में। तो ये देखा गया है कि टेक्नोलॉजी जितना भी प्रोग्रेस करे वो ज़्यादा नहीं है, हमें और टेक्नोलॉजी चाहिए और सॉल्यूशंस चाहिए। बट इस आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी स्कीम है, उस स्कीम में टेक्नोलॉजी और साइंस का इतना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंजीनियर्स की नंबर्स भी हमें बहुत ज़रूरत है कि ज़्यादा इंजीनियर्स क्वांटिटी ही ना हो, क्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। सो अगर मैं आप दोनों से चलते चलते आखिर में ये पूछूं कि अगले 5 साल के अंदर आप कौन कौन से क्षेत्रों में क्या देखते हैं कि इंजीनियरिंग का योगदान कहाँ पर कैसे आना चाहिए, ताकि देश को हम और अच्छे रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर देख सकें, उसके पाथ पर तो एटलीस्ट उसकी राह पर तो चल सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर गुप्ता? आत्मनिर्भर होने के लिए जी, उसको प्रोडक्शन जो करता है और उसको रिसर्च जो करता है, दोनों विंग को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, रिसर्च को उतना ध्यान देते नहीं है। हम रिसर्चर को बोलते प्रोडक्ट दो, हम उसके आगे नहीं जानते। नहीं, चाइना भी जो आगे गया बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑन रिसर्च। हमको रिसर्च पे बहुत सारे इन्वेस्ट करना है और रिसर्च में हमको इंसेंटिव बेस्ड करना है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव बेस्ड नहीं करेंगे एंड जरूरत पड़े तो लेट द रिसर्च बी कमर्शियलाइज्ड इन द प्राइवेट सेक्टर। व्हाई शुड ओनली द बिग IITs एंड ऑल हैव ऑल द फन? लेट इट बी कमर्शियलाइज्ड, लेट देम कॉम्पीट विद IITs। जो रिसर्च करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाए। सो आई फील हमारा कंट्री जब तक रिसर्च में दम नहीं लगाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अदर थिंग्स दैट आई वांट टू ऐड इज दैट वी नीड टू गिव लॉट ऑफ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हम लोगों को सपोर्ट देना है। वी हैव टू गिव फोकस ऑन लोअर पीपल, जो हम लोगों को बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक दुकान वाला बनने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमको एजुकेशन पॉलिसी चेंज जो अभी आ रहा है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग रोड्स इवन इन बॉर्डर्स, इवन across the borders. Like for example, a train line from Calcutta to Tripura will take only 6 hours. But now they take 36 hours to travel across Bangladesh. हमको दूसरे कंट्री से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस कंट्री नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फॉर असम। द नेबर इज नॉट इंडिया, द नेबर इज म्यांमार एंड बांग्लादेश। मछली अगर वहां से आएगा हम सस्ते में मिल सकता है। तो वी हैव टू प्रोपागेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स। बॉर्डर में रोड्स जो है उसको बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी इफ यू वांट टू, अचीवेबल एंड वर्केबल डेफिनेटली। नहीं, लास्ट वर्ड, टू बिल्ड द रोड्स इन हिमालयस इज द टफेस्ट चैलेंज। डू यू बिलीव अभी तक इंडिया में कोल्ड टेम्परेचर का रिसर्च फैसिलिटी हमारा नहीं है। So we have to build such facilities, and that facilities only be built when the demand will come from them. हाँ, तो हमको समझना पड़ेगा that border में रोड हमको बनाना है। करेक्ट, यस। एंड अच्छा, दो बहुत ज़रूरी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ उदाहरण सहित, जो इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गए। 2 सेक्टर्स इंजीनियरिंग के, बट वेरी क्विकली, स्पेस इंजीनियरिंग और साइंसेज और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और साइंसेज। Yes. आप देखिए Thank God. इंडिया Yes. आज स्पेस में और न्यूक्लियर साइंसेज में, इंजीनियरिंग में कहाँ है और पहले कहाँ था। थैंक्स टू द फाउंडेशंस लेड बाय आवर फोरफादर्स इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। और आज मैं फिर कहना चाहूँगा जो सर विश्वेश्वरैया जी की कंट्रीब्यूशन है वो सेमाइनल कंट्रीब्यूशन है। मतलब बिल्कुल कहते हैं, हम सब सैल्यूट करते हैं उनको। बट ये 2 सेक्टर देखिए इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गए। आज वही इंडिया है जो US से कम नहीं है। वी आर ऑन पार विद यूनाइटेड स्टेट्स इन दीज 2 सेक्टर्स। भाभा जी Yes, का कंट्रीब्यूशन, होमी Correct. भाभा, CNR राव, CV रमन। अब देखिए, वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव some of the most illustrious leaders in the country Very true. in technology, science and engineering. Well, on that note, gentlemen, thank you. मैं आप दोनों को शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे साथ आज इतनी अच्छी बातचीत में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को भी इतनी अच्छे पॉइंटर्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर गुप्ता, थैंक यू प्रोफेसर शोरे, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन ऑन आवर शो वंस अगेन। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है
feedback@indiascience.in। हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान जगत के रोचक कार्यक्रम लेके आपके लिए। तब तक अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए और हमें अपनी दुआओं में रखिए। नमस्कार।